तो ठीक है भाई, सबसे पहले पीओएसी। पीओएसी मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ध्यान से सुनना। तो हमें ऑलरेडी पता है पीओएसी में कि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कंजर्व होते हैं। इसका मतलब जितने टोटल एटम इनिशियली हैं उतने ही टोटल एटम फाइनली भी नजर आते हैं आफ्टर रिएक्शन। या इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम इनिशियल हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के उतने ही नंबर ऑफ एटम्स फाइनली भी नजर आते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पीओएसी। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व है या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स कंजर्व है, टोटल भी और एलिमेंट्स के लिए भी। लेकिन अगर कोई पूछे कि भाई रिएक्शन में क्या टोटल नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व होते हैं, नहीं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्ट पूछने का मतलब है मॉलिक्यूल्स के मोल। तो रिएक्शन में क्या टोटल मोल्स कंजर्व होते हैं? नहीं। रिएक्शन में मास कंजर्व होता है, हाँ या ना? कंजर्व होता है। हम केमिकल रिएक्शन की ही बात कर रहे हैं, रिएक्शन में मास कंजर्व होता है। रिएक्शन में मॉलिक्यूल कंजर्व होते हैं क्या? रिएक्शन में मॉलिक्यूल कंजर्व नहीं होते हैं। रिएक्शन में एटम्स कंजर्व होते हैं क्या? रिएक्शन में एटम्स कंजर्व होते हैं, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन इसी पर है कि जो भी एलिमेंट है उनके इनिशियली जितने एटम होंगे फाइनली भी उतने ही एटम्स मिलेंगे। तो पीओएसी की जब तुम इक्वेशन बनाते हो तो वो कैसे बनाते हो, जरा देखते हैं बेसिक से। देखो कि अगर मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, बेसिक बिल्कुल ले रहे हैं, N2 प्लस H2 मिलके अमोनिया बना रहे हैं। तो पीओएसी वाले मेथड में खास बात यह है कि रिएक्शन को बिना बैलेंस किए ही इसकी मदद से हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का अमाउंट या कुछ और बताना हो आगे तो कनेक्ट करके बता सकते हैं। तो इस पर पीओएसी की इक्वेशन लगानी है। तो देखो कैसे लगाएंगे। जैसे हमें पता है भाई नाइट्रोजन के भी मोल्स ऑफ एटम्स कंजर्व होंगे, हाइड्रोजन के भी मोल्स ऑफ एटम कंजर्व होंगे। तो हम नाइट्रोजन पर पीओएसी लगा रहे हैं। तो पीओएसी लगाने का तरीका है कि जितने मोल इनिशियली होंगे उतने ही मोल प्रोडक्ट में होने चाहिए फाइनली। तो इनिशियली अगर देखो तो N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन एटम के कितने मोल होंगे? 2 इंटू मोल ऑफ N2 होंगे। नाइट्रोजन के कितने मोल होंगे? 2 इंटू मोल ऑफ N2। और फाइनली अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजन है, तो फाइनली नाइट्रोजन एटम के मोल कितने होंगे? 1 इंटू मोल ऑफ अमोनिया। तो ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, और ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इस इक्वेशन को तुम ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब मोल्स ऑफ N2 और मोल्स ऑफ अमोनिया का जो रेशियो होना चाहिए रिएक्शन में वो कितना होना चाहिए? 1/2। ठीक है। अब मान लो हाइड्रोजन पे पीओएसी लगा रहे हैं, तो हाइड्रोजन पर अगर हम पीओएसी लगाएं तो देखो हाइड्रोजन के मोल इनिशियली H2 की फॉर्म में है, फाइनली अमोनिया की फॉर्म में। तो इनिशियली हाइड्रोजन एटम के कितने मोल होंगे? जितने H2 के मोल है उसका डबल। तो 2 इंटू मोल ऑफ H2 लिख दें, ये इनिशियली हाइड्रोजन एटम के मोल हुए। और फाइनली कितने हुए? जितने अमोनिया के मोल है उसका 3 टाइम्स हाइड्रोजन के मोल होंगे, क्योंकि एक अमोनिया में 3 हाइड्रोजन। तो 3 इंटू मोल ऑफ NH3। ठीक है भाई, इस तरीके से पीओएसी की इक्वेशन बनेगी। अब तुम देखो तो मोल ऑफ H2 और मोल ऑफ NH3, इसमें तुमको 3:2 का रेशियो दिखेगा। तो अगर इक्वेशन बैलेंस लिखना चाहो तो तुम्हें वैसे तो यहां पता ही है कि N2 प्लस 3H2 इससे 2NH3। तो रेशियो देखो स्टोइकोमेट्रिकली यही मिल रहा है जो ऊपर तुमने लिखा था है। अब इसको डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या होगा कि हमें जब भी मान लो नाइट्रोजन पर पीओएसी लगा रहे हैं तो रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन इसके अंदर है, तो हमने ये कोफिशिएंट देखा, तो 2 इंटू मोल ऑफ N2 ऐसे लिखा है। फाइनली नाइट्रोजन सारा इसके अंदर है, इसके अंदर नाइट्रोजन का कोफिशिएंट देखा 1 है, तो 1 इंटू मोल ऑफ अमोनिया। हाइड्रोजन पे लगा रहे हैं, देखो हाइड्रोजन इसके अंदर है, कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? तो 2 इंटू मोल ऑफ H2 इक्वल टू 3 इंटू मोल ऑफ अमोनिया।
तो बस इस कोफिशिएंट को लेके मल्टीप्लाई करो, फटाफट इक्वेशन बनेगी। जैसे एक एग्जांपल पर और अप्लाई कर लेते हैं। मान लो इक्वेशन है कि H2O2 बना रहा है H2O प्लस O2। अब हमें ऑक्सीजन पर POC लगाना है, ऑक्सीजन पर POC। तो लेफ्ट साइड देखो, कंपाउंड के अंदर दिख रहा है 2 ऑक्सीजन, तो इक्वेशन लिखेंगे ऑक्सीजन के लिए 2 इंटू मोल ऑफ H2O2। फाइनली ऑक्सीजन इन दोनों में है, H2O और इसमें, तो टोटल कितना हुआ 1 इंटू मोल ऑफ H2O प्लस 2 इंटू मोल ऑफ O2। सही है भाई। अब मान लो हाइड्रोजन पे लगा रहे हो, तो जल्दी बोलो 2 इंटू मोल ऑफ H2O2 इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ H2O। तो इस तरीके से POC की इक्वेशन फटाफट लिखी जाती है। समझ गया तरीका? कोई भी हो तुरंत लिख लोगे, कोई समस्या नहीं है लिखने में। जैसे एक एग्जांपल और ले लें कि सपोज PCl5 या H2 प्लस हाफ O2 से H2। हाइड्रोजन पे POC बताओ इक्वेशन 2 इंटू मोल ऑफ H2 प्रोडक्ट साइड 2 इंटू मोल ऑफ H2। और ऑक्सीजन पे ये वाला देखना है, क्या लिखें 2 इंटू मोल ऑफ O2 इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ H2। इक्वेशन लिखना सीख गया POC की। अब जरा किसी क्वेश्चन पे अप्लाई कर लेते हैं तो थोड़ा और क्लियरिटी है। POC का फायदा क्या है, ध्यान से एक बार रिपीट कर रहा हूं। POC का फायदा ये कि इक्वेशन को बिना बैलेंस किए ही हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट एक लाइन में इक्वेशन हो तो बेटर रहेगा वैसे ही सॉल्व कर लो सिंपल तरीके से। लेकिन अगर मल्टीपल इक्वेशन हो तब तुम POC लगा के अगर सॉल्व कर रहे हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, इजी पड़ेगा। सिंगल इक्वेशन तो डायरेक्टली हो जाएगी ऐसे। तो भाई एक एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल तुम्हारे पास बोर्ड पे नजर आ रहा है। नॉन एग्जाम्पल जो है उसमें दिख रहा है कि CaC2, मैं रिएक्शन लिख देता हूं कि CaC2 H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है पहले, और CaO बना रहा है प्लस C2H2 बना रहा है। ठीक है। फिर दूसरे में C2H2 H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और देखो C2H4 बन रहा है। तीसरे में C2H4 पॉलीमराइज हो रहा है तो बन रहा है C2H4 होल N। तो ये N हो गए, मान लो पॉलीमराइज हो रहे हैं। ठीक है, ये ओवरऑल इक्वेशन लिखी। तो क्वेश्चन में तुमसे क्या बोल रहे हैं, पॉलीइथाइलीन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कैल्शियम कार्बाइड से यूजिंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो 20 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड से कितना प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमको देखो दिया क्या गया है, हमको यह दिया गया है। ठीक है, और पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है। जो दिया गया है, जो पूछा गया है, उनको मार्क किया हमने। अच्छा, ऐसे कौन सा एटम है जो इन दोनों के बीच कंजर्व है। तुम देखोगे कार्बन कंजर्व है, क्योंकि पहले सारा का सारा कार्बन इधर से इधर गया, फिर उसके बाद इधर से इधर गया, और फाइनली यहां से इसके अंदर पहुंचा। इसका मतलब पूरा का पूरा कार्बन कैल्शियम कार्बाइड से पॉलीइथाइलीन के अंदर पहुंच गए। तो तुम अगर POC लगाते हो कार्बन पे तो ये दोनों आपस में रिलेट हो जाएंगे। ये तुम्हें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो हम लगा रहे हैं POC किस पे, कार्बन पे। अच्छा, कार्बन पे लगा रहे हैं तो जरा देखो क्या लिखें, 2 इंटू मोल ऑफ CaC2, उधर क्या लिखें 2N। ध्यान से देखो कितने हैं 2N, तो 2N इंटू मोल ऑफ C2H4 होल N। ये बन गई इक्वेशन। अब 20 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड था, देखो 2 से तो हटा दो 2,
तो कैल्शियम कार्बाइड के 20 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना आ रहा है? कैल्शियम हो गया 40, कार्बन हो गया 12, 24, 64। तो 20/64 हमने लिख दिया। देखो किलोग्राम को मोलर मास से डिवाइड करोगे तो क्या लिखते हो? किलो मोल। ग्राम को मोलर मास से डिवाइड करते हो तो मोल, मिलीग्राम को डिवाइड करते हो मोलर मास से तो मिलीमोल। तो ये हो गया किलो मोल। और आगे इसके लिए क्या लिखें? इसका मास किलोग्राम में मान लो m मान लिया, डिवाइडेड बाय मोलर मास C2H4 कितना हो गया? 24 4 28 28। तो m किलोग्राम में लिया है तो ये इसके किलो मोल होगा इंटू n। एक मिनट, नीचे 28n आएगा, मोलर मास कितना होगा? 28n। अरे मोलर मास कितना आया? 28n। और एक n इसमें और भी मल्टीप्लाई था, साइड में था ना। तो अब ये देखो यहां से n से n कट गया तो मास जो आ जाएगा वो 20/64 इंटू 28 kg। मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे एक्सपर्ट। समझे तरीका? डायरेक्ट नहीं लगाना है कि सीधे वैसे ही हो रहा है तुम पीओसी में घुस जाओ। कब लगाना है? जब मल्टीपल कई सारी इक्वेशन हो, डायरेक्ट कंपाउंड ना बन रहा हो, तो पीओसी अप्लाई कर सकते हो। वो भी देख के सिचुएशन की हो रहा है कि नहीं, भाई एटम सारा का सारा जा रहा है उसमें कि नहीं। ठीक है ना? चलो एक एग्जांपल और, दूसरे तरह का एग्जांपल थोड़ा सा चेंज लेते हैं। देखो अगला एग्जांपल पढ़ो ध्यान से। तो अगले एग्जांपल में तुमको दिख रहा है कि 6 मोल KClO3 के हैं जो डिकम्पोज हो रहे हैं दी गई रिएक्शन के अकॉर्डिंग, और मोल्स O2 का 1 प्रोड्यूस हुआ है, तो मोल्स KClO4 के बताने हैं कितने प्रोड्यूस होंगे। ठीक है? अब हमें दो रिएक्शन दी हैं तो तुम सोच सकते हो कि ये पैरेलल रिएक्शन है, पिछली बार सीक्वेंस में था। लेकिन हमें कुल मिला के दिख रहा है, अगर हम शॉर्ट में देखें पीओसी की लगाना है हमें, तो KClO3 जो पूरा है वो भाई डिकम्पोज होके क्या क्या बना रहा है? एक तो KCl बना रहा है, एक KClO4 बना रहा है, और O2 बना रहा है कि नहीं? नेट तो यही दिख रहा है, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, बैलेंस ऊपर लिखी है। नेट तो ये हो रहा है ना काम कि KClO3 ब्रेक होके ओवरऑल KCl दे रहा है, KClO4 दे रहा है, O2 दे रहा है। अब हमें देखो O2 के मोल दिए, KClO3 के मोल दिए, KClO4 निकालना है। तो अब देखो ऐसा कौन सा है जो इन तीनों के बीच कंजर्व हो एटम? इन तीनों के बीच ऑक्सीजन ही तो कंजर्व है, क्योंकि जो ऑक्सीजन यहां था वो कुछ इसमें गया और कुछ इसमें गया। तो इसका मतलब ऑक्सीजन इन तीनों के बीच कंजर्व है। इसमें हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर ऑक्सीजन पर पीओसी लगाएं। तो देखो ऑक्सीजन पे लगा रहे हैं, तो ऑक्सीजन पे लगा रहे हैं, क्या लिखें इक्वेशन? 3 इंटू मोल ऑफ KClO3 इक्वल टू KClO4 के लिए क्या लिखें? 4 इंटू मोल ऑफ KClO4 प्लस ऑक्सीजन के लिए 2 इंटू मोल ऑफ O2। वैल्यू डालें, KClO3 कितना था? 6, तो 3 इंटू 6, इधर हो गया 4 इंटू मोल KClO4 के प्लस 2 इंटू O2 का मोल था 1। तो देखो 18 इधर है, इधर 2 और चला जाएगा तो हो जाएगा 16, 16/4 तो 4। तो मोल जो आ रहा है KClO4 का वो आ गया 4। समझे तरीका? फटाफट हुआ काम। हाँ बोलो बेटा। नहीं, तुम किस पे लगा रहे हो पीओसी? भाई अब तुम केस मान लो हम इस पर लगा दें डायरेक्ट, तो अगर पोटेशियम पर पीओसी लगाओगे तो पोटेशियम इससे इसमें गया है, इसमें गया है, तो अननोन ये भी है, ये भी है, तो एक इक्वेशन में तुम्हारे दो अननोन आ जाएंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि उतने ही अननोन आए जितने में सॉल्व कर पाए इक्वेशन। नहीं, इक्वेशन कभी ऐड नहीं की जाती है इस तरीके से पैरेलल रिएक्शन, क्योंकि ऐड करने में तुम क्या करोगे? फिक्स कर लोगे कितना कितना प्रोडक्ट बन रहा है। अब वो कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है तुम्हें नहीं पता। समझे तरीका?
एक क्वेश्चन पे लगा लगाया तुम्हें पीओएसी दिखा दिया है मैंने। क्वेश्चन अगला पढ़ो कि K2CO3 था, मास W1 ग्राम। तमाम रिएक्टेंट से इसने रिएक्ट किया जिससे सारा कार्बन पहुंच गया इस प्रोडक्ट में। तो पूछ रहे हैं कितने ग्राम प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ। अब तुम्हें पता है यहां से सारा कार्बन इसके अंदर गया है कि नहीं, और सारा कार्बन इसके अंदर, तो किस पे पीओएसी लगाना चाहिए। तो इक्वेशन क्या लिखें, 1 इंटू मोल ऑफ K2CO3 इक्वल टू कितना दिख रहा है 12 इंटू मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो देखो वही इक्वेशन ये बनी, लगा के निकाल सकते हो। समझ गया तरीका। तो पीओएसी तुम तब लगा सकते हो जब तुम्हें पता है कि सारा का सारा एटम इधर से इधर जा रहा है, अब कुछ बीच में गायब हो गया, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया है क्लियर कि सारा कार्बन एटम कन्वर्ट हो रहा है, तो पीओएसी लगा रहे हो कार्बन पे। तो पीओएसी में तुम्हें देखना भी पड़ेगा जिस एटम पे लगा रहे हो पर्टिकुलर एटम जा कहां से कहां रहा है। जहां जहां जा रहा होगा वो सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे पीओएसी की इक्वेशन में। समझ गया तरीका। ओके, तो एक इसमें डाउट रहता था, कई जगह तुम्हारी चीजें शॉर्ट हो जाएंगी, फटाफट हो जाएंगी। नाउ